भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। पिछले टर्न पर हमने आप लोगों को आयतन प्रत्यास्था के बारे में डिस्कसिंग किया था और इसकी परिभाषा भी दी थी जो कि निम्नलिखित है। पुनः इसको रिपीट कर देना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा के लिए हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत तथा लघु विकृति के लिए अवलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। इस नियतांक को किसी दी गई वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। गणितीय भाषा में इसे निम्न सूत्र से परिभाषित करते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बराबर अवलंब प्रतिबल स्मॉल p बटे आयतन में परिवर्तन माइनस स्मॉल b बटे कैपिटल के बराबर आता है स्मॉल p इंटू भी बटे स्मॉल v। समीकरण नंबर 4 उपरोक्त समीकरण 4 में माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन हमेशा घटता है, k का मान सदैव ऋणात्मक होता है। इस आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान एक दिए गए पदार्थ के लिए नियत रहता है, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। इस k का मान ठोस, द्रव, गैसों तीनों से संबंधित होता है तथा इसका मान ठोसों के लिए सबसे कम तथा गैसों के लिए सबसे अधिक होता है। संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी या संकुचन गुणांक से क्या समझते हैं, इससे अगला टॉपिक है। इसके लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक k के व्युत्क्रम को दी गई वस्तु के पदार्थ का संपीड़ितता या संकुचन गुणांक कहते हैं। इसे b से प्रदर्शित करते हैं। अतः संपीड़ितता गुणांक b बराबर 1/k समीकरण 1 होता है और b समीकरण 1 में कैपिटल K आयतन प्रत्यास्था गुणांक k का मान रखने पर संपीड़ितता गुणांक b बराबर आएगा 1/ माइनस स्मॉल p इंटू कैपिटल B बटे v। बराबर के नीचे बराबर आएगा b बराबर माइनस स्मॉल b बटे स्मॉल p इंटू v। समीकरण नंबर 2 उपरोक्त समीकरण 2 में यदि P बराबर 1 वायुमंडलीय दाब तथा कैपिटल V बराबर 1 मीटर क्यू हो तब B बराबर स्मॉल b होगा। समीकरण नंबर 3 उपरोक्त समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि प्रति एकांक वायुमंडलीय दाब के कारण किसी वस्तु के पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को उस दी गई वस्तु के पदार्थ का संपीड़ितता या संकुचन गुणांक b कहते हैं। इस k का मान एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन के पावर -1 इंटू मीटर स्क्वायर है तथा इसकी विमाएं m पावर -1 l t पावर -2 है, t पावर +2 होती हैं। अगला है तीसरा दृढ़ता ग्राउंड मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। इसके लिए जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य विरूपक बल उसके एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके दूसरे पृष्ठ के समांतर दिशा में स्पर्श रेखा आरोपित किया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन होता है जबकि इसकी लंबाई व आयतन नियत रहते हैं। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल तथा उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अतः हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत तथा लघु विकृति के लिए बाह्य विरूपक बल के कारण उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दी गई वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। यह केवल ठोस पदार्थों से संबंधित होता है, द्रव व गैसों से नहीं, क्योंकि दृढ़ता केवल ठोसों में ही होती है, द्रवों व गैसों में नहीं। इससे आगे अगला है इससे पॉइसन अनुपात के बारे में क्या समझते हो। इसके लिए जब किसी लंबी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाया कर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तथा साथ ही उसका व्यास कम हो जाता है।
अतः छड़ के व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी तथा प्राथमिक व्यास डी के अनुपात को अनुपृष्ठ विकृति या पार्श्वी विकृति कहते हैं, तथा छड़ की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल स्मॉल तथा प्राथमिक लंबाई स्मॉल एल के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अतः प्रत्यास्था के सीमा के अंतर्गत तथा लघु विकृति के लिए पार्श्वी विकृति या अनुपृष्ठ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात नियत रहता है, जिसे पाइसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः पाइसन पर सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, बराबर के नीचे बराबर सिग्मा बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा डी बटे डी इसके बटे डेल्टा एल अपॉन एल, और बराबर के नीचे बराबर आएगा माइनस स्मॉल एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी बटे डेल्टा एल, समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 में माइनस चिन्ह व्यक्त करता है कि छड़ को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है परंतु व्यास कम हो जाता है। समीकरण 1 से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पाइसन अनुपात एक विशुद्ध संख्या है, इसलिए यह विमाहीन राशि है तथा इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। 2 पॉइंट, प्रत्येक पदार्थ के लिए सिग्मा का मान भिन्न भिन्न होता है। सिग्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए सिग्मा का मान भिन्न तथा यह 3रा पॉइंट है, यह प्रत्यास्था नियतांक है न कि प्रत्यास्था गुणांक नहीं है, क्योंकि गुणांक प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। सिद्धांतिक रूप में 4th पॉइंट, इसका मान -1 तथा +1 के बीच अर्थात -1 स्मॉल देन 0 स्मॉल देन हाफ होता है। 5th वन, इसका प्रायोगिक मान सदैव धनात्मक 0 तथा हाफ के बीच होता है अर्थात 0 स्मॉल देन सिग्मा स्मॉल देन हाफ होता है। व्यवहार में किसी भी पदार्थ के लिए सिग्मा का मान ऋणात्मक नहीं पाया जाता है तथा सिग्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है प्रत्यास्था प्रभाव, इलास्टिक इफेक्ट क्या होता है। इसके लिए नंबर प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। चूंकि प्रत्यास्थ वस्तुएं बल आरोपित किए जाने पर विरूपित हो जाती हैं तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, अतः परंतु प्रयोग द्वारा देखा गया कि कुछ वस्तुएं अपनी प्रावस्था में तुरंत आ जाती हैं तथा कुछ वस्तुएं देरी से आती हैं। विरूपक बल हटा लेने के पश्चात प्रत्यास्थ वस्तु द्वारा अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेने में हुई देरी को ही प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव या इंग्लिश में से इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। यह क्वार्टज तथा फास्फोरस ब्रांच में नगण्य होता है, जबकि शीशे में बहुत अधिक है। यही कारण है कि धारामापी में कुंडली को लटकाने के लिए क्वार्टज या फास्फोरस ब्रांच का प्रयोग किया जाता है। बी, प्रत्यास्थ थकांशी क्या समझते हो। इसके लिए जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक कार्य करता है तो वह थक जाता है। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात व्यक्ति पुनः उसी क्षमता से कार्य करने लगता है। यह प्रभाव प्रत्यास्थ पदार्थों में भी पाया जाता है। किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर विरूपक बल बार बार लगाया तथा हटाया जाए तो उसकी प्रत्यास्थ तदार्थ रूप से कम हो जाती है। यह गुण प्रत्यास्थ थकान कहलाता है। कुछ समय पश्चात विश्राम के पश्चात वस्तु पुनः उतनी ही प्रत्यास्था में हो जाती है। जैसे यदि कोई तार बहुत समय से कंपन कर रहा हो तो कुछ समय पश्चात उसके कंपन समाप्त हो जाते हैं। प्रत्यास्थ थकान कुछ विश्राम करने के बाद पुनः देर तक कंपन करने लगता है। इसके आगे आपसे अगले टर्न पर डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।